BHDLA 136 हिंदी भाषा लेखन कौशल। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 है, BAG फर्स्ट ईयर के आपके लिए रहने वाला है। तो इसमें देखना हमारा जो चैप्टर नंबर 7 क्या है, रचना यानी कंपोजिशन की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले खास तौर से मैं बताऊं कि आखिर रचना होती क्या है, क्योंकि बेसिक हमें जानना पड़ेगा कि रचना क्या होती है। इसमें प्रस्तावना से मैं आपको बता दूंगा। और जैसे एक क्वेश्चन है, आप पूछा भी जा सकता है, रचना के प्रकार बताओ। रचना वैसे 3 प्रकार की होती है, वर्णात्मक लेखन की रचना, आख्यान परक लेखन की रचना और तार्किक लेखन। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको वर्णात्मक लेखन क्या होता है, आख्यान परक लेखन क्या होता है, तार्किक लेखन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर मैं बात करूं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं या आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा 7.4 रचना की तैयारी कैसे की जाती है, रचना की तैयारी कैसे करनी चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर में आ सकता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 10 या 20 नंबर में दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, आने की संभावना इसमें बनी रहती। यानी 7.4 और 7.5 जो है ये इसी दोनों क्वेश्चनों की आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और खास तौर से इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रचना के बात, रचना क्या देखिएगा, रचना या कंपोजिशन वह होती है जिसमें एक ढांचे के अंतर्गत प्रारंभ से अंत तक विषय को सुसंगठित प्रस्तुत किया जाए। करें कि रचना जो होती है जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, एक ढांचा के अंतर्गत चीजों को लिखा जाता है। रचना क्या, जैसे मान लो आप किसी चीज को लिख रहे हैं, उसकी आपने स्टार्टिंग कर रखी है, ठीक है, फिर बीच में आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लास्ट में आपने उसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रचना कहते हैं। जैसे कोई कहानी लिखी गई है, कोई निबंध लिखा गया है, ठीक है, या कह सकते कोई भी चीज हो, कविता लिखी गई है, तो उसकी हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो रचना करें कि एक ढांचा होता, नमूना होता, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, चीजों को लिखते हैं। अगर एक चीज मतलब जैसे आप सब एग्जाम देने जाएंगे तो आप सब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप किसी क्वेश्चन के लिखेंगे तो उसका सबसे पहले आप उसकी भूमिका यानी प्रस्तावना लिखते हैं, फिर आप सारे पॉइंट लिखते हैं, फिर उसका निष्कर्ष लिखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन लिखने का जैसे तरीका है, वैसे भी किसी कविता लिखना हो, कोई संगीत का अंश हो या कोई निबंध हो, तो हर चीज को करते समय क्या, रचना का मतलब एक दो ढांचा है, जो प्रारूप है, उसमें जो चीजें लिखी जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रचना यानी कंपोजिशन। देखिएगा, यह एक विषय के किसी एक बिंदु से आरंभ होती, यानी जो रचना होती किसी एक टॉपिक से स्टार्ट होती। क्या करें भाई, जो रचना होती वो किसी एक टॉपिक यानी एक विषय से शुरुआत होती है और फिर एक बंधे सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ती है। यानी रचना को किसी एक टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं और फिर जो रचना होती है बंधा मतलब समझते हो, यानी उसका यानी स्टेप यानी क्रमबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, रचना को लिखते हैं। देखो, रचना का जब हम लिखते हैं सबसे पहले विषय का आरंभ किया जाता है। किसी भी रचना को अगर आप लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप जो विषय रहेगा, आपका टॉपिक ले लिया। जैसे मैंने टॉपिक ले लिया कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, इस प्रकार के टॉपिक कोई भी ले सकता, कोई भी, महंगाई हो, बेरोजगारी, आपने कोई ले लिया। नहीं, सबसे पहले विषय का आरंभ करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हमने जो विषय लिया है, जो हमारा टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करते हैं, फिर हम टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में उसको क्या, अंत किया जाता है, यानी एंडिंग किया जाता है। और इसको पूरा सुनिश्चित तरीके से लिखा जाता है। यानी टॉपिक लिया, शीर्षक डाला, फिर हमने स्टार्टिंग की, फिर उसमें एक्सप्लेन किया, फिर लास्ट में उसके एंडिंग किया, यानी इसको खत्म किया। और ये बहुत सुनिश्चित तरीके से किया जाता है। यही क्या होती है, रचना होती है। रचना कोई भी हो सकती है, जैसे रचना कोई भी हो सकती है, जैसे कविता है, कोई गीत, जैसे गाने हैं, चित्रकारी है, मूर्ति कला आदि, ये सारी क्या आती हैं, रचना में आती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आपने भी कभी ना कभी रचना अवश्य की होगी। भाई सबने कोई ना कोई रचना तो जरूर कर रखी होगी, जिसमें आप अपने विचारों का समय वेस्ट किया होगा। आपने अपने विद्यालय में अनेक निबंध लिखे, जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, तो एक रचना के यह भी रचना या कंपोजिशन का एक प्रकार। यानी अगर आप अपने स्कूल में, जैसे अगर मैं बताऊं, आप सभी लोग ना अपने स्कूल में एक चीज लिखा होगा, जैसे छुट्टी के लिए लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं ना भाई, वो भी एक प्रकार की रचना ही होती है। उसमें भी एक पूरा फॉर्मेट है, स्टार्ट करते हैं, एंडिंग करते हैं, सारी चीजों को करते हैं ना, वह भी एक। इसी प्रकार से निबंध भी, निबंध एकाएक विशिष्ट आकार होता है जिसमें विषय वस्तु का विस्तार किया जाता है। वास्तव में किसी भी रचना को अपने विषय को स्पष्ट और सुनियोजित प्रस्तुतिकरण के लिए अपने विषय का पूर्ण नियंत्रण और सही सामग्री का चयन करें कि अगर
हम लोग कोई रचना करने जा रहे हैं, यानी मान लीजिए मैं किसी टॉपिक पर लिखने जा रहा हूं, तो रचना करने से पहले सबसे पहले मुझे उस विषय को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी मुझे किस विषय पर लिखना है, और मैंने उस विषय को सेलेक्ट कर लिया तो उसको अच्छे तरीके से लिखना है, और उस विषय के मेरे नॉलेज भी होनी चाहिए। यही तो कह रहा ना कि विषय पर पूर्ण नियंत्रण होना जरूरी है। यानी आप किसी टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक ले लिया बेरोजगारी, या आपने महंगाई ले लिया, कोई भी टॉपिक हो सकता है, दुनिया भर के टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी विषय आपने सेलेक्ट किया तो उस विषय के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी आपका कंट्रोल होगा भैया, तभी तो आप लिख पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि रचना करते समय हम जिस भी विषय का चुनाव करें, जिस भी टॉपिक को लेते हैं, जिस भी विषय को लेते हैं, उस पर हमारी पकड़ होना बहुत जरूरी है, यानी हम उसके महारथी हों तभी तो लिख पाएंगे ना, उसके विषय में जानकारी होगी, यानी हमें पूर्ण नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी है कि रचना का आरंभ करने से पहले उसका एक सुसंगठित खाका तैयार करेंगे। अगर तुम कोई रचना करने जा रहे हो, कुछ भी लिखने जा रहे हो, तो सबसे पहले उसका एक खाका मतलब समझते फॉर्मेट बना लो, या उसका एक ऐसे बना लो, कैसे लिखना भाई अपने मन में बना लो, या कॉपी पेन में बना लो कि कैसे लिखा जाएगा। रचना का विस्तार विषय वस्तु के अनुसार किया जाता है, यानी आप रचना कैसे लिखेंगे, उसका टॉपिक कैसे है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रचना को लिखते हैं। कोई कविता हो, कोई गाना हो, कोई चित्रकारी हो, मूर्ति कला हो, निबंध हो, लोकोक्ति हो, कहानी हो, चैप्टर जो होते हैं, गद्य हो, पद्य हो, सारी क्या होती है, हमारी रचनाएं होती हैं। रचना का सबसे पहले आरंभ किया जाता, विषय सेलेक्ट होगा, फिर आरंभ करेंगे, फिर विषय का विस्तार किया जाता है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, अंत करते हैं। और सुनिश्चित तरीके से, यानी इसका एक ढंग होता है, लिखने का तौर तरीका होता है, ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रचना को करते हैं। तो एक बेसिक जो मैं बता रहा हूं, एक अगर मैं अभी अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ये रचना होती क्या है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि रचना अगर आप लोग लिखने जा रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोग रचना लिखने जा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर ले, रचना कितने प्रकार, रचना वैसे 3 प्रकार के, रचना के प्रकार कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। रचना के कौन 3 प्रकार है, पहला वर्णनात्मक लेखन, यानी अगर आप कोई रचना करते तो उसका वर्णन करोगे, एक्सप्लेन किया जाएगा ना, वैसे वर्णनात्मक लेखन क्या था मैंने बता, वर्णनात्मक लेखन क्या था मैं बता, जैसे अगर हम लोग किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का कोई दृश्य है, उसका जब हम एक्सप्लेन करते हैं यानी वर्णन करते हैं, वही वर्णनात्मक लेखन होता है। यह भी एक प्रकार की रचना है। जैसे मैं मान लो कश्मीर घूमने गया हूं, तो भाई कश्मीर से आने के बाद मैं कुछ लिख रहा हूं कि मैं कश्मीर घूमने गया था, ऐसा फोटो देखा, ऐसा दृश्य, तो यानी मैं वर्णन कर रहा हूं, तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक लेखन। यानी रचना किस प्रकार से लिखी जाती है, वर्णनात्मक लेखन की शैली में लिखी जाती है, जिसमें लेखक जो होता है ना, तो अपने टॉपिक को, अपने विषय को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, यानी उसका वर्णन करता है। जैसे अगर मैं बताऊं, किसी अगर कोई वर्णन कर रहा कि कोई लेडीज है भाई, उसके आंख ऐसे हैं, नए नक्सिक्से हैं, बाल ऐसे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक लेखन, ठीक है। दूसरा रचना किस प्रकार से की जाती है, आख्यान परक लेखन, ठीक है। देखिएगा, आख्यान परक लेखन में लेखक वास्तविकता और कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं का वर्णन। आख्यान परक लेखन का मतलब जिसमें लेखक रियलिटी यानी सच्चाई और कुछ कल्पना यानी इमेजिनेशन करके, इमेजिन करके या सोच करके, विचार करके लिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, आख्यान परक लेखन। इसमें लेखक के लिए आवश्यक है कि वह घटनाओं को उसी क्रम में वर्णन करे जिस क्रम में वर्णन। आख्यान परक लेखन का मतलब था, जैसे आप तुम कुछ लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा भाई, आप कुछ वास्तविकता यानी उसमें कुछ सच है, कुछ झूठ है, यानी आधा सच आधा झूठ रहता है, लेकिन घटनाओं को हम वैसे लिखते हैं जैसे वह घटनाएं घटी हैं, इसी को बोलते हैं आख्यान परक लेखन। और आख्यान परक लेखन भी एक प्रकार का क्या होता है, रचना ही होती है। तीसरा होता तार्किक लेखन, यानी रचना 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तीसरी जो है क्या है, तार्किक लेखन। तार्किक लेखन का मतलब होता है जैसे आपने कोई विषय लिखा, कोई टॉपिक लिया है, आप उस पर तर्क वितर्क करें, यानी अपने तर्क दें, एग्जाम्पल दें, यानी जैसे मान लिया आपने कोई चीज कही है, कोई बात बोली है, तो उसको आप सही साबित करने के लिए, सच कहने के लिए आप जब तर्क वितर्क देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तार्किक लेखन। वैसे अगर मैं बात करूं आख्यान परक लेखन क्या होता है, तार्किक लेखन क्या होता है, और वर्णात्मक लेखन क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा भी रखा है, सिर्फ बस आपको जानने की यही जरूरत है कि रचना के प्रकार कितने होते हैं। रचना के 3 प्रकार होते हैं, और जैसे वर्णात्मक लेखन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका आख्यान परक लेखन, और तीसरा आपका हो जाएगा तार्किक लेखन। ये क्या है, रचना के प्रकार हैं। वैसे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है रचना की तैयारी कैसे करनी चाहिए, या रचना की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करें, रचना एक सुसंगठित और सुनियोजित तरीके से लिखा गया लेख है। क्या करें? रचना एक, ये इसको हम बात करें, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। रचना एक सुसंगठित एवं सुनियोजित तरीके से लिखा गया लेख, यानी क्या करें कि रचना जो होती है ना उसको बहुत ज्यादा सुसंगठित यानी सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है। क्या सिस्टम है, खाका बना करके लिखा जाता, कोई रचना हो, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के विषय से संबंधित सामग्री को संगठित करना होगा। करें कि अगर हम लोग कोई रचना करने, जैसे मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं टॉपिक सेलेक्ट करूंगा ना भाई, कोई सब्जेक्ट लूंगा, मैं टॉपिक सेलेक्ट करूंगा, फिर उस विषय से संबंधित सामग्री, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया कि मैं लिख रहा हूं महंगाई देश में बहुत बढ़ रही है। भाई महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए मैं शोध भी तो करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, सच में बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। भाई सरकारी आंकड़ा वाकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो बता पाऊंगा कि रियल में बढ़ रही है घट रही है, लोगों से इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो वही करें कि अगर आप रचना करना चाहते हैं तो सबसे पहले विषय सेलेक्ट करें और विषय से रिलेटेड सामग्री यानी खोज करो, पड़ताल करो, जिस विषय पर लिखने जा रहे हो। रचना करने से पहले क्या करें? रचना करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आप किसके लिए रचना करें। जैसे मान लीजिए आप कोई कुछ लिखने जा रहे हो, तो भाई किसके लिए लिखने जा रहे हो? बच्चों के लिए लिखने जा रहे हो, बूढ़ों के लिए लिखने जा रहे हो, महिलाओं के लिए लिखने जा रहे हो, युवाओं के लिए लिखने जा रहे हो, किसानों के लिए। यानी जब हम कोई रचना करने जाएं तो सबसे पहले डिसाइड कर लें किसके लिए लिखना है। किसान के लिखना है, लिख रहे हैं, मजदूरों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि सबकी भाषा अलग है सबके बात करने की। यानी जैसे मान लीजिए तुम बच्चों के लिए लिख रहे हो, तो भाई बच्चों के लिए 5 साल के बच्चे के लिए अगर कोई लेख लिखा जा रहा, कोई कुछ लिख रहे हो, तो बच्चे जैसी बात करोगे ना उसको समझ आए। यानी कहने का मतलब है कि रचना करते समय हम किसके लिए लिख रहे हैं यह भी हमारे लिए जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप महिलाओं के लिए लिख रहे हैं या युवाओं के लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको क्या बात करनी पड़ेगी, उसी प्रकार से आपको क्या मुद्दे रखने पड़ेंगे। तो हमें रचना करते समय यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। आपका पाठक कौन होगा? जब आपको इस विषय की पूरी जानकारी होगी तभी आप विशिष्ट वर्ग के लिए आवश्यकताओं को स्तर पर करें कि देखो, करें कि जब हम रचना करने जाएं तो हमारा जो हम लिख रहे हैं उसको पढ़ेगा कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। भाई मेरा पढ़ा हुआ महिलाएं पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, बूढ़े पढ़ेंगे, जवान पढ़ेंगे, किसान पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब हमें ये चीजें पता होंगी ना तो हम कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। यदि आप बच्चे मान लीजिए कि भाई मैं बच्चों के लिए लिखने जा रहा हूँ, मैंने सोचा भाई मैं छोटे बच्चों के लिए लिखना है, और उसमें मान लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग करूं, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बच्चों के लिए लिखना है, 10 साल के बच्चों के लिए मैं लिखने जा रहा हूं, तो भाई अगर उसमें आप कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कोई राजनीतिक शब्द का प्रयोग करेंगे या कोई इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका लिखना बेमानी होगा, वो कोई काम नहीं करेगा। अरे जो तुम लिख रहे हो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, तुम कठिन वर्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई रचना करने जाएं, कुछ भी लिखने जाएं, तो भाई किसके लिए लिखा जा रहा है यह जानना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको यह पता ही नहीं होगा किसके लिए लिख रहे हैं तो लिखा नहीं जाएगा ना। वही करें ना कि मान लीजिए तुम बच्चों के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए आप बच्चे के लिए लिख रहे हैं और उसमें आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसमें कोई राजनीतिक शब्द जोड़ेंगे या उसमें कोई आध्यात्मिक या धार्मिक बात करेंगे, तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे और बच्चों के लिए आपका लिखा हुआ बिल्कुल काम का नहीं होगा, बिल्कुल वो रद्दी के जैसा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जिसके लिए लिखने जा रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है, हम किसके लिए लिख रहे हैं। इसलिए किसी भी रचना की तैयारी करते समय इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखो किसी भी रचना को करने से पहले हमें खुद से भी प्रश्न पूछना चाहिए, लेखन किसके लिए कर रहे हैं। वही सबसे पहले जैसे तुम रचना करने जा रहे हो तो तुम किसके लिए लिखने जा रहे हो, आपका लेख उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है, भाई किसके लिए लिखना है जानना बहुत जरूरी है। आप उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी बातें उनके सामने कैसे रख सकते हो। पाठक आपको विषय के संबंध में पहले से जानकारी कितनी होगी, जैसे मान लीजिए मैं लिखने जा रहा हूँ युवाओं के बारे में लिख रहा हूँ, भैया युवाओं के बारे में लिख रहे हैं तो युवाओं के बारे में जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, युवा भी उसके बारे में, तो यह सारी चीजें जानना बहुत जरूरी। यानी आप जिस भी विषय के बारे में लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्यों लिख रहे हैं पता होना चाहिए, आपका किसके लिए लिख रहे हैं भी पता होना चाहिए, आप उनको कैसे प्रभावित कर सकते हैं या अपने विषय के बारे में कैसे बता सकते हैं, इन चीजों को जानना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए उदाहरण के लिए आप प्रदूषण का एक समस्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया भाई मेरा टॉपिक है प्रदूषण एक समस्या है, प्रदूषण एक समस्या मैंने विषय ले लिया, तो इस विषय पर जब मैं लिखना शुरू करूंगा ना तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे यही जानना पड़ेगा आखिर प्रदूषण होता क्या है। मान लीजिए मैंने ले लिया टॉपिक ले लिया प्रदूषण एक समस्या, तो सबसे पहले मैं प्रदूषण क्या इसको जानकारी करूंगा,
प्रदूषण हमें कैसे प्रभावित करता है ये भी पता करना पड़ेगा। प्रदूषण के कारण क्या है, प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, इन सारी बातों को मुझे पहले जानना पड़ेगा, तभी तो मैं प्रदूषण पर लिख पाऊंगा। तो वही कहने का मतलब है कि रचना करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना है, या कोई भी रचना करने जा रहे हैं तैयारी करते समय इन सभी चीजों को करना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप किसी भी रचना करने जाए, सबसे पहले आपका विषय क्या है बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर हमारी पहली हेडिंग क्या गई, विषय क्या है। जिसे मान लीजिए आप कोई रचना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका विषय क्या है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, यानी किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, किसी भी रचना का आरंभ करने से पहले आपको अपने विषय का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। भाई कोई भी कुछ भी लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले विषय सेलेक्ट करो, टॉपिक सेलेक्ट करो। विषय चयन करते समय आपको अपने पाठक वर्ग के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मान लिया आपने कोई टॉपिक लिया, जैसे मैंने टॉपिक ले लिया दहेज, ठीक है, तो भाई वो दहेज से रिलेटेड कौन लोग हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, या जो जो बाप हैं जो अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं वो हैं। तो कहने का मतलब आपने कोई भी टॉपिक लिया, जैसे आपने विषय ले लिया, तो उस विषय से रिलेटेड कौन लोग हैं, कौन लोग संबंधित। जैसे आपने विषय ले लिया, आपने ले लिया कि किसानों से संबंधित कोई विषय ले लिया, ठीक है, तो उसको पढ़ने वाला कौन है, यह भी पाठक वर्ग आपका कौन है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। वह पाठक वर्ग बच्चा हो सकता है, एक पढ़ा लिखा हो सकता है, जिस विषय पर आप लेखन करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में वह विद्वान या विशेषज्ञ भी हो सकता है, वह किसान हो सकता है, कि कोई महिला हो सकती है। तो कहने का मतलब है कुछ भी भैया रचना करने जा रहे हो सबसे पहले विषय सेलेक्ट करो, उस विषय को कौन पढ़ेगा या उस विषय से कौन संबंधित है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। आपका लिखा हुआ किसान पढ़ेगा, जवान पढ़ेगा, महिलाएं पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, यह भी जानना। यानी सबसे पहले रचना करते समय सबसे पहले विषय सेलेक्ट करें, फिर उस विषय से किसके लिए लिख रहे हो, वो कौन सा आपका पाठक वर्ग है। भाई 50 साल वाले हैं, 20 साल वाले हैं, 10 साल वाले हैं, 60 साल वाले हैं, कितने हैं, ये अब जानना बहुत जरूरी है। पाठक वर्ग के साथ साथ आपको अपने विषय के क्षेत्र की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपने जो विषय ले लिया ना, आपको उस विषय के बारे में जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। यानी आपने कोई विषय ले लिया, जैसे मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया है, मैंने ले लिया भाई किसानों की समस्या ले लिया, तो मुझे किसानों की समस्या के बारे में जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। यानी आप जो विषय सेलेक्ट करें उस विषय के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा होने पर आप अपने विषय के साथ न्याय कर सकेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रख सकेंगे। करें कि आप जो विषय सेलेक्ट करें, जिस विषय के बारे में आपको जानकारी है या नॉलेज है, जिस विषय के बारे में आपको बहुत पता है, वही भैया विषय सेलेक्ट करो और उसी विषय के बारे में लिखना चाहिए। इससे आपकी जो रचना होगी ना बहुत प्रभावी होगी, लोग उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उनको नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका लेख पढ़ करके वो काफी खुश भी रहेंगे। ठीक है, देखिएगा, वस्तुतः रचना करने के लिए विषय को ढूंढने की कोई सीमा नहीं। जैसे मान लिया आपने कोई सेलेक्ट किया, आपका विषय क्या है, तो विषय को ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप कहीं से किसी भी रूप में रचना का विषय खोज सकते हैं, यानी किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, उसका कोई विषय सेलेक्ट करने का वो नहीं है। हाँ, हाँ, यहाँ हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जिससे आपको विषय चुनने में सहायता मिलेगी। जब आप विषय की खोज करें तो एक ही क्षेत्र में आपको अनेक विषय मिलेंगे, परंतु उसमें से किसी चुनकर अपना रचना रचना करने ही देख लें। नहीं करें कि विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन विषय का जो चुनाव करें उस पर आपको जानकारी होना बहुत जरूरी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विषय ले लिया है कि जीडीपी को ले लिया है, ठीक है भाई, जीडीपी गिर रही है, बढ़ रही है, भैया उसके अर्थशास्त्री होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट व्यक्ति होना चाहिए, उसको जीडीपी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी। यानी अगर आप सामाजिक कुछ लिखने जा रहे हैं या कुछ राजनीतिक लिखने जा रहे हो तो आपको, मैं आपने ले लिया कि चुनाव ले लिया कि देश में भाई चुनाव होने वाला है, चुनाव का आप विश्लेषण करने जा रहे हैं, तो भैया उस चुनाव के बारे में आपको जानकारी भी होना बहुत जरूरी। यानी जिस विषय को सेलेक्ट करें उस विषय के बारे में आपके पास उचित जानकारी, उस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, तभी आप क्या रहेंगे अच्छा। यानी रचना की करते समय या तैयारी करते समय इन बातों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, विषय का निर्धारण, अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, विषय का निर्धारण। यानी आपने अपना विषय सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्या करें, देखिएगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई छात्र अपनी रचना के लिए किसी विषय का चुनाव करता है तो वह अत्यंत सामान्य और विस्तार के लिए होता है। उसमें अनुभव और तथ्यों का एक विस्तार क्षेत्र होता है जिसे आसानी से समेटा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि ऐसी रचनाओं में अनेक
अनैच्छिक फैलाव। देखो कई बार ऐसा ना, हमने कोई ऐसा विषय ले लिया, टॉपिक ले लिया, जिस पर हम लिखे जा रहे हैं, उसका कोई सीमा ही नहीं है। जैसे मान लीजिए तुमने एक टॉपिक ले लिया है युवाओं की समस्या, अब तुम बता रहे हो युवाओं को ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है, तुमने हजारों समस्या गिना, तो कह रहे हैं भैया जिस विषय को सेलेक्ट करें, उस विषय को कितना लिखना है, यह भी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया दहेज, टॉपिक हमने ले लिया भाई, दहेज ले लिया, दहेज दहेज हत्या ले लिया या कन्या भ्रूण हत्या ले लिया, कोई भी टॉपिक ले लिया, तो उस विषय पर कितना लिखना है या भी डिसाइड होना बहुत, ये नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं, उसका कोई सीमा ही नहीं है, सीमा को यानी बाउंड्री लाइन होना बहुत जरूरी है। कितना लिखना है या भी डिसाइड करना पड़ेगा। यानी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कितना लिखना है, उस विषय से संबंधित आपको कितना लिखना है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि लिखते चले जा रहे हैं, उसका कोई सीमा ही नहीं है। क्या करें, यानी आप जिस विषय का चुनाव करें, उस विषय पर आपको कितना लिखना है, यानी सब, यानी विषय सीमा का निर्धारण इसको बोलते हैं, कि उस विषय पर क्या क्या बातें लिखनी है और कितनी लिखनी है, इस विषय का भी निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः विषय का चयन करने के पश्चात अगला महत्वपूर्ण कार्य है विषय की सीमा का निर्धारण करना। यानी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, ओके, आपको किस विषय पर लिखना है, लेकिन उस विषय पर कितना लिखना है, इसका भी निर्धारित करना बहुत जरूरी। इससे आप अपने कथन और सुझाव को, बिंदुओं को उदाहरण से भली भांत रख सकेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने मार्किंग कर रखा है इसमें ना, मुझे क्या क्या बताना है, ऐसा थोड़ी पूरी किताब बताता चला जाऊंगा, तो आप फिर सही नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप, जैसे मैं पढ़ाने बैठा हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे आपको कितना बताना, कितना नहीं बताना, कितना सफिशिएंट है ना। तो वही कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने अपना विषय सेलेक्ट कर लिया, तो विषय को कितना लिखना, टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करना। देखो अगर हम निर्धारित करेंगे ना, तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो कह रहे हैं कि कोई भी विषय सेलेक्ट करें, उस विषय को कितना लिखना है, टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करना है, इसको भी डिसाइड करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी रचना के लिए विषय का चयन कर लेते हैं, तो उसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं, तब आपको अनावश्यक बिंदुओं और सामग्री को रचना में निकालने हटाने की आसानी। देखो मान लिया अगर आपने टॉपिक डिसाइड कर दिया ना, अपना विषय सेलेक्ट कर लिया और कितना लिखना है ये भी डिसाइड कर लिया, तो जो अनावश्यक है, यानी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जो फालतू चीजें हैं, आप उनको आसानी से हटा सकते हैं। क्योंकि भाई हर चीज बताना, जैसे अब मैंने बोला, मैं आपने टॉपिक ले लिया, ठीक है, दहेज ले लिया, तो दहेज में बहुत सारी बातें, दुनिया भर की बातें हैं। तो सिर्फ आप जब डिसाइड कर लेंगे मुझे 500 पेज लिखना है, मुझे 10 पेज लिखना है, मुझे 100 वर्ड लिखना है, तो जब आप विषय का डिसाइड कर लेंगे भाई कितना लिखना है, इसे डिसाइड कर लेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। क्या निकालना क्या नहीं निकालना, ये भी आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। देखिएगा, अतः जब विषय की सीमा का निर्धारित होती है, तब उसके पहले अनुच्छेद में विषय की समुचित चर्चा करके उस प्रमुख बिंदु की रचना में आसानी से विस्तार दिया जा सकता है। कह रहे हैं कि देखो लिखते समय, यानी जब आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, विषय डिसाइड करो, उस टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करना, यानी विषय को कितना विस्तार देना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, यह भी डिसाइड करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम विषय कितना लिखना है इसको डिसाइड नहीं करेंगे, इसको नहीं देखेंगे भाई कितना लिखना है, और लिखते चले जाएंगे, तो ये बहुत गलत होगा। ठीक है, आप तो मान लो मैंने दे दिया कि लिखने के लिए, अब मैंने एक टॉपिक दे दिया बेरोजगारी, आप तो लिख दिया पूरा, आपने पोथन्ना लिख दिया, आपने पूरी तो बड़ी बड़ी बुकें लिख दी, उसका कोई मतलब नहीं। तो सब डिसाइड भी करना बहुत जरूरी, कितना लिखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, यानी जब आप रचना करने हैं, सबसे पहले अगला क्या हमारी हेडिंग क्या है, देखिएगा तीसरी हेडिंग क्या बनेगी, विषय से संबंधित सामग्री, यानी आपने विषय विषय सेलेक्ट किया, पहली बात आपने टॉपिक लिया, टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करना है भी ले लिया, विषय को कितना निर्धारित कर लिया सीमा। अब जैसे आपने जो विषय लिया, उससे संबंधित आपको खोज, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने एक विषय ले लिया है जीडीपी लिखना भाई, ठीक है, भारत की जीडीपी गिर रही है, मैंने विषय ले लिया है, तो भाई तुम मुझे उस जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उस चीज के बारे में मुझे सामग्री यानी खोज करनी पड़ेगी, उस विषय के बारे में मुझे किताबें पढ़नी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी, लोगों से जानना पड़ेगा। तो यानी जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं, उस विषय से संबंधित आप खोज वोज कर लो, जानकारी ले लो, तभी तो लिखोगे, यानी सामग्री एकत्र करना पड़ेगा। जब आप अपने विषय की सीमा निर्धारित करते हैं, तो आवश्यक सामग्री को छोड़ते हैं, तब आपको कोशिश में एक नई भाषा शैली का निर्माण करना है। नहीं, जैसे मान लिया आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको देखो, आप कोई रचना करने जा रहे हो ना, तो आपको एक अच्छी भाषा होनी चाहिए, शैली होनी चाहिए, क्योंकि हर विषय को लिखते के लिए अलग अलग शैली होती है। भाई किसानों के लिए लिख रहे हो, उनकी अलग भाषा है, महिलाओं के लिए उनकी अलग भाषा है,
बच्चों की अपनी अलग भाषा है। तो लिखते समय हमें भाषा शैली का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप किस वर्ग की लिख रहे हैं, बच्चों की लिख रहे हो तो अलग प्रकार की लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, महिलाओं की भाषा अलग है, ठीक है? या कह सकते हो कि 50 साल वालों की लैंग्वेज यानी बोलने का तौर तरीका की बात करें, तो भाषा शैली भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कह सकते हैं जब आप अपने विषय की सीमा निर्धारित करते हैं तो उस समय आपको समक्ष या स्पष्ट होता है कि आपको कौन कौन सी रचना और तथ्य को रचना में समाहित करना है और उनको किस प्रकार है देखो करें यानी आपने टॉपिक डिसाइड किया और विषय लेने के बाद उसको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, यानी उसके लिए सामग्री एकत्र करना भी बहुत यानी रचना की तैयारी करते समय यह भी पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा हमने आपको विषय तथा उससे संबंधित सूचना एकत्र करने के कुछ स्रोतों के सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के अतिरिक्त आपको अपनी समझ, चिंतन और विचारों का एकाधिक उपयोग करना चाहिए। सूचनाएँ एकत्र करने उसमें नवीन दृष्टि का भी समावेश करें कि आपने जो विषय डिसाइड किया, उसके बारे में जब आप खोज कर रहे हैं, सूचनाएँ एकत्र कर रहे हैं, भई उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जा सके। जैसे मेरा विषय है दहेज है, भाई उस दहेज के बारे में बहुत सारी खोज करूँगा, लोगों से जान मिलूँगा या सरकारी जो आंकड़ा है कितना दहेज को लेकर के क्या-क्या मामले आ रहे हैं, क्या-क्या रिपोर्टिंग हो रही है, क्या-क्या छप रहा है, उसके बारे में सारा कलेक्ट करूँगा, भई इकट्ठा करूँगा, तभी तो लिखूँगा और सूचनाएँ यानी उसमें मैं कुछ नया भी जोड़ूँगा। ऐसा करने से आपकी रचना जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी जब मैं जैसे आपका विषय है, उस विषय के बारे में खूब सारी खोज करोगे, नई-नई चीज़ों को जानोगे, तो आप एक अच्छी रचना क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है सबसे पहले तथ्यों को सुनिश्चित किया यानी आप किसी भी रचना को करते समय आपको क्या लिखना है, उसके लिए खोज करो कौन-कौन से तथ्य लिखने हैं, उसको भी क्या हमें सुनिश्चित करना है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूर जब आप सभी सूचनाओं और तथ्यों को सही ढंग से नियोजित कर लेंगे, तो देखेंगे जो सूचनाएँ, तथ्य, चित्र, विचार, दूसरों की राय आदि अपने मस्तिष्क में कागज़ पर एकत्र करने, उन्हें लिखने के लिए किसी विशेष क्रम में लाना आवश्यक है। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया है, मैंने बहुत सारे लोगों के विचार लिए हैं, चित्र लिए हैं, फ़ोटो लिए हैं और बहुत सारा मैंने कलेक्ट कर लिया लिखने के लिए। तो उसमें क्या-क्या लिखना, कैसे लिखना है, इससे लिखने में क्या होगी, हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है? अगला देख लेते हैं, अगली हमारी हेडिंग क्या बनेगी इसमें? देखिएगा, अगली हेडिंग ये है, विषय की रूपरेखाएँ, यानी जिस विषय पर आप लिखने जा रहे हैं, उसकी एक रूपरेखा यानी उसका फ़ॉर्मेट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी रचना की तैयारी करते समय विषय की रूपरेखा यानी चौथी हेडिंग हमारी क्या बनेगी? विषय की रूपरेखा बनाना भी क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, किसी भी विषय पर अपना रचना करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने से समय की बचत होती है तथा आप विषय को भटकने से बच जाते हैं। कह रहे हैं कि आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हो ना, उस विषय की रूपरेखा यानी उसके लिए फॉर्मेट बना लो, खाका बना लो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप उस विषय से भटकेंगे नहीं, ठीक है? जिन मुद्दों को आपको अपनी रचना में यानी जिस-जिस को चीज़ को अपने आप लिखना चाहते हैं, उनकी रूपरेखा इंगित कर लेने से रचना करते समय आप अपने विचार को अच्छी तरीके से रख पाएँगे। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं किसी विषय पर लिखने जा रहा हूँ ना और मैं उसका रूपरेखा बना लूँ यानी खाका बना लूँगा या कैसे लिखना है मैं विचार कर लूँगा, तो मैं मुझे क्या-क्या लिखना है वो लिखने में क्या होगी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब आपको पता रहता है कि रचना में किन-किन अनुच्छेदों में बाँटना है, कौन-कौन से क्षेत्रों में बाँटना है। यानी कह रहे हैं कि आप उनको पॉइंट वाइज़ बना लो या कैसे लिखना है उसका एक खाका फॉर्मेट बनाना जैसे आप लोग एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना, तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आंसर लिखने का एक तौर तरीका है। तो वही कह रहा है कि रचना जब आप करने जा रहे हो ना, तो रचना का एक खाका बना लो। कैसे लिखनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, शुरुआत में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, बीच में कैसे एक्सप्लेन करना है, यानी उसकी हमें एक रूपरेखा यानी खाका बना लेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप अपने विषय की स्पष्ट व सटीक रूपरेखा तैयार करेंगे, तो आपको अपनी रचना को बार-बार पढ़कर उसे बिंदुओं को बदलने में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं कि अगर हम लोग खाका बना लेंगे ना, तो जो हम लिखेंगे उसको बार-बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसमें काटा-पीटी नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ लिखने जा रहे हो, तो उस रचना के लिए सबसे पहले उसका एक खाका बना लो, फॉर्मेट बना लो। इससे क्या होगा हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यदि आप अपनी अच्छी रूपरेखा तैयार की है, तो आप अपने विचारों तथा सूचनाओं को दोहराने से बच जाएँगे, क्योंकि आपको रचना में अपने विषय से संबंधित अनेक सूचनाएँ व तथ्य
पाठक को बताने हैं, ना कि सूचनाएं और बार बार करें कि जैसे मान लो अगर आप कोई खाका बनाओगे ना, फॉर्मेट बनाओगे, इससे क्या होगा कि आपने जो चीजें बता रखी उसको बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे कई बार होता है अगर मैं कोई चीज लिखने जा रहा हूँ ना, तो एक ही बात को आदमी कई बार लिखता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर हम रूपरेखा बना लेंगे, खाका बना लेंगे, तो हम कोई चीज को रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए रचना करते समय हमें रचना का फॉर्मेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे भी हमें क्या बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यदि रचना जटिल हो तो उसके लिए रूपरेखा बनाना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं बहुत कठिन, आप बहुत हार्ड टॉपिक पर, बहुत कठिन विषय पर कुछ लिख रहे हो, तो उसके लिए कह सकते हो रूपरेखा यानी खाका बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको स्पष्ट होगा कि उस विषय पर कैसे लिखना है। ये सारी चीजें भी क्या है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कह सकते हैं कि रचना की तैयारी करते समय, रचना लिखते समय हमें इन बातों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी एग्जाम में बहुत आता है और ये 20 नंबर में आ भी चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, रचना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। यानी आप किसी विषय पर रचना कर रहे हैं, तो रचना करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमने शुरू में बातें कर रखी, यही बातें लगभग यही होंगी, बस थोड़ी सी अलग होंगी, बस यही कर रहा हूं। ठीक है, यानी रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान, जैसे मान लो आप किसी विषय पर लिखने जा रहे हो, तो उस विषय पर लिखते समय आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको भैया कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना, क्या नहीं लिखना है, अभी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिएगा, रचना तभी प्रभावी हो सकती है जब आपको उसकी तैयारी पूरी सावधानी से और उसका संगठन सुनियोजित तरीके से किया करें, कि आप जो रचना करने जा रहे हो ना, लोगों को तभी आकर्षित करेगी, लोगों को तभी अच्छी लगेगी जब आपने उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी होगी। तो कह रहे हैं कि रचना करते समय सबसे पहले हमें तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हम लोगों को तभी आकर्षित कर पाएंगे, लोगों को हमारा लिखा हुआ तभी अच्छा लगेगा जब हम रचना से पहले हम क्या करेंगे, खूब सारी तैयारी करेंगे, हमें कैसे करना, क्या करना है, ये करना बहुत जरूरी है। उसका शीर्षक पूरी रचना के विषय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। रचनाकार अपने मंतव्य में सफल हुआ है। करें कि जैसे मान लीजिए आप कोई रचना करें, तो सबसे पहले आपका शीर्षक क्या होगा। ठीक है, यानी उसकी शीर्षक क्या होगा, शीर्षक को डिसाइड करना बहुत जरूरी, क्योंकि शीर्षक से ही पता चल जाता है उसको लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। शीर्षक बहुत अच्छा होने, यानी करें कि रचना करते समय सबसे पहले तैयारी करने में सब पहली बात क्या है कि हमें अपना जो शीर्षक है बहुत ज्यादा अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि शीर्षक से पता चल जाता कि वो जो लिखा गया कैसा लिखा गया कैसा नहीं। यानी शीर्षक को डिसाइड करने के लिए हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक रचना में लेखक द्वारा किया गया अनुच्छेद का बंटवारा भी क्या नहीं करें कि अगर आप अपना रचना करने जा रहे हैं, उसको अलग अलग अनुच्छेद यानी अलग अलग पार्ट में बांटेंगे। यानी रचना करते समय सबसे पहले क्या करो, उसके लिए खूब सारी तैयारी करो, अच्छे तरीके से लिखो। दूसरा, उसका शीर्षक बहुत अच्छे तरीके, यानी रचना करते समय आपको शीर्षक क्या लिखना है इसको डिसाइड करो, क्योंकि शीर्षक लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, और आप जो रचना करने जा रहे हो उसको अलग अलग पार्ट में यानी अलग अलग पार्ट में यानी अलग अलग चीजों में डिवाइड करके उसको लिखोगे, तो आपकी जो रचना होगी ना लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी। यानी रचना करते समय इन बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, रचना का आरंभ, यानी रचना करते समय सबसे पहले रचना का आरंभ कैसे करें। ये रचना देखिए क्या बोला, रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है, रचना का आरंभ, हमारी पहली हेडिंग क्या बनेगी, रचना का आरंभ। देखिएगा, किसी भी रचना का आरंभ प्रस्तावना से किया जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई रचना लिखने जाओ, कुछ भी लिखने जाओ, सबसे पहले क्या प्रस्तावना लिखी जाती ना, क्या लिखे जाती प्रस्तावना, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमिका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखें, उसकी प्रस्तावना लिखें। ठीक है, उसकी शुरुआत करें। किसी भी रचना को लिखते समय सबसे पहले उसकी भूमिका यानी उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। यह रचना किसी भी निहितार्थ मुख्य विषय को परिचय देती, यानी जो प्रस्तावना होती है या भूमिका होती है, इससे पता चलता है क्या चीज लिखा गया। एक तरह से भूमिका का कार्य करता है। किसी भी रचना की भूमिका के आरंभ आवश्यक नहीं है कि वह एक अनुच्छेद तक सीमित हो। देखो कह रहे हैं कि आप कोई रचना करने जा रहे हो ना, सबसे पहले उसकी क्या लिखो भैया, भूमिका लिखो। क्या लिखो, सबसे पहले उसकी हमें क्या लिखनी चाहिए, भूमिका लिखनी चाहिए। अगर हम भूमिका लिखेंगे ना, तो हमारा जो विषय है ना बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए भूमिका में। और भूमिका कितनी भी बड़ी हो सकती है, 1 पेज की हो सकती है, 2 पेज की हो सकती है, या कुछ लाइनों की भी हो सकती है।
क्या हम जो अपनी भूमिका लिखे ना, कि कोई भी रचना करते समय सबसे पहले क्या लिखो, भूमिका लिखो, यानी प्रस्तावना लिखो। और जो हमारी भूमिका जो प्रस्तावना है वह एक लाइन की, एक अनुच्छेद या कितनी भी हो सकती है। कई बार विषय को किसी विशेष भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे बिना किसी आरंभिक अनुच्छेद या पंक्ति सीधे, देखो कई बार ऐसा होता ना, किसी कोई कोई ऐसा विषय जिसके लिए भूमिका लिखने की जरूरत नहीं होती, तो जिस विषय में भूमिका की जरूरत नहीं है उसमें भूमिका नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन खास तौर से अगर बात करूं, कोई भी रचना हो, उसकी रचना करते समय सबसे पहले उसकी भूमिका लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भूमिका कैसे भी लिखी जा सकती है, भूमिका से क्या होता है कि हम क्या लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और हमारा जो पढ़ने वाला है वह भी इसको अच्छे तरीके से समझ पाता है। यानी सबसे पहले उसका शीर्षक लिखो, फिर उसकी भूमिका अच्छे से लिखो, क्योंकि भूमिका जो होगी वह बहुत सारी चीजें क्लियर कर देती। भूमिका अगर अच्छी लगी तो लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, वस्तुतः रचना का प्रथम अनुच्छेद विषय की भूमिका की या प्रस्तावना का कर, नहीं अगर आप कोई रचना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो विषय होता है उसके भूमिका जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रस्तावना भूमिका का कर। अतः यह आवश्यक है कि उसमें विषय के मुख्य विचार का अंकन हो। करें कि आप जो भूमिका लिखो ना, आप जैसे मान लीजिए मैंने एक विषय ले लिया है दहेज वाला, ठीक है, मैंने बताया ना भाई मेरा विषय है दहेज, ठीक है, और मैंने दहेज विषय ले लिया, तो भाई मैं दहेज विषय पर जब लिखने जा रहा हूं तो अपनी भूमिका में दहेज के बारे में भी लिखना बहुत जरूरी है। यानी आपका जो विषय है वह भूमिका में पता लगना चाहिए, ठीक है, वह भी लिखें। पाठक को यह जानकारी प्राप्त हो कि लेखक इस रचना में किस विषय पर बात करेगा। यानी आप जो भूमिका लिखें उस भूमिका में बताना बहुत जरूरी है कि आगे हम लोग किस पर बात करने जा रहे हैं। यानी पढ़ने वाले को लोगों को पता चले कि जो लेखक है वह किस विषय पर लिखने जा रहा है। यानी रचना करते समय हमारा जो विषय है, विषय की जो भूमिका है, भूमिका में हमें उस विषय के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आप क्या लिखेंगे, अपनी भूमिका को लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, हम अगली हमारी दूसरी हेडिंग क्या रहेगी, देखिए क्या है, विषय का विस्तार। यानी रचना करते समय हमें क्या करना चाहिए, अपने विषय का विस्तार करें। यानी हमने जो विषय लिया है, ठीक है, हमारा जो भी विषय है उस विषय का क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। ठीक है, यानी हमारा जैसे हमने हमने विषय लिया दहेज, तो भाई रचना करते समय क्या करना, उसका विस्तार करना। देखिएगा, जब आपको रचना में अपने विषय का विस्तार करना है तो ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना है जो आपके विचारों व मंतव्यों को स्पष्ट कर सके। करें कि जैसे मान लो हमने विषय ले लिया, अब मैंने अपना विषय लिख दिया और मैंने भूमिका भी लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, उस विषय को एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा, अब मैं उस विषय को एक्सप्लेन करूंगा, और विषय को जब एक्सप्लेन करूंगा तो एक ऐसी भाषा शैली, एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे मैं अपने विचारों को लोगों को बता सकूं, लोगों को समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे विचार क्या हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। देखिए, किसी भी रचना में विषय के विस्तार के लिए, देखो जैसे मान लीजिए आपका कोई विषय है, आप उस विषय को लिखने दें, तो किसी भी विषय में किसी भी रचना में विषय के विस्तार के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें उदाहरण देने चाहिए। उसमें क्या, उदाहरण दो, परिभाषा दो, एग्जाम्पल खूब सारे दोगे तो क्या होगा, आपका जो विषय होगा ना खूब सारा क्या होगा, उसका विस्तार होगा। समझाने के लिए, बताने के लिए उसमें कुछ स्टोरी जोड़ दो। ठीक है, किसी भी विषय के विस्तार का सबसे आसान तरीका उदाहरण नहीं करें। किसी भी आपका विषय, जैसे मैंने हमारा विषय है भाई दहेज, अगर हमें इस दहेज विषय को अगर हम विस्तार करना है तो उसमें हमें कई सारे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। भाई फलाना बाप था, उसने इतना दहेज मांग लिया, बिटिया के लिए शादी नहीं दे पाया, उस लड़की की शादी नहीं हो पाई। तो ये कहे, यानी आपका जो विषय है, विषय का विस्तार करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उदाहरण देना चाहिए, परिभाषा देनी चाहिए, एग्जाम्पल खूब सारे देने चाहिए। किसके लिए दिए गए, अपने आपका जो विषय है, विषय का विस्तार करने के लिए। ठीक है, जब कोई लेखक अपनी रचना में उदाहरणों का प्रयोग करता है तब वह कठिन से कठिन विषय को के प्रति पाठक में रुचि पैदा करें। कि अगर देखो आप कोई रचना लिख रहे हो, आपका कोई ऐसा विषय है जो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो जब हम लोग उदाहरण लिखेंगे ना तो हमारा कोई भी विषय होगा तो हमारा जो पढ़ने वाला है वह अच्छी तरीके से समझ भी पाएगा। क्या करें भाई, कि हमारा जो विषय है, विषय का विस्तार करने के लिए हमें उदाहरण लिखने हैं, और जब हम उदाहरण लिखेंगे ना, इससे हमारा जो विषय होगा लोगों को समझ में भी बहुत ज्यादा आएगा। क्या करूं, लोगों को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले रचना का विषय डिसाइड कीजिए,
फिर विषय का विस्तार करना क्या है बहुत जरूरी, यानी रचना करते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। देखिएगा, रचना में विस्तृत वर्णनों के द्वारा विषय का विस्तार करना, करें कि रचना का, जब आप रचना का विस्तार करें तो उसमें वर्णन करें, क्या एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, क्या करना है एक्सप्लेन करना है। आप व्यक्ति, स्थान, वस्तु, आदत या किसी परिस्थिति का, जैसे आपका रचना है, रचना में अगर आप विषय का एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, उसका क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, यानी उसका वर्णन करेंगे। यदि आप किसी दुर्घटना के विषय में लिखना चाहते हैं तो उसका पूरा वर्णन करेंगे। जैसे आप कोई दुर्घटना लिखना चाहते हो, कोई कोई ऐसी घटना आप लिख रहे हैं तो उसका वर्णन करोगे तो आपकी रचना का क्या होगा भैया, विस्तार बहुत ज्यादा होगा। वर्णन करने से उस स्थिति में व्यक्ति, स्थान आदि की ठीक ठीक जानकारी लोगों को पता है। ये करेंगे जब हम अपने विषय का विस्तार करते हैं तो हमारी रचना को जो पढ़ने वाले लोग हैं समझ पाते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। यानी हमें अपनी रचना का जो विषय है उसको विस्तार करना चाहिए ताकि लोग उसको आसानी से समझ सके। उसमें एग्जाम्पल का प्रयोग करें, परिभाषा यूज करें, और उसमें कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, उसका ज्यादा से ज्यादा क्या करें वर्णन करेंगे, तो क्या होगा उस विषय का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा विस्तार होगा। ठीक है, अगली देखिएगा, अगली हेडिंग क्या है, अंत कैसे करें, रचना का अंत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, रचना का अंत देखिएगा। जब आप अपनी रचना समाप्त करना चाहते हैं, जैसे मान लिया आपने पूरी रचना लिखी, विषय लिया, आपने पूरा विषय लिखा, उसकी भूमिका लिखी, आपने अपने विषय को विस्तार भी कर दिया, अब क्या करेंगे उस रचना का अंत करना, यानी एंडिंग करनी पड़ेगी, समाप्त। अब आप अपनी रचना को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रचना को समाप्त अचानक नहीं किया जा सकता। कह रहे कि आप कोई भी रचना लिख रहे हो ना, तो किसी भी रचना को ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी रचना को आप लिख रहे हैं तो ऐसे अचानक आप उसको खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। रचना का अंत करने से पहले निष्कर्ष या सारांश लिखना बहुत आवश्यक है। देखो भाई, किसी भी रचना की जब हमने भूमिका लिखी है तो उसका कंक्लूजन, यानी भाई किसी भी रचना का अंत करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अंत में शीर्षक या सारांश लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हमें क्या है, निष्कर्ष या सारांश, यानी किसी भी रचना का अंत करने के लिए हमें क्या है, समाप्त करने के लिए उसका निष्कर्ष या सारांश लिखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि किसी भी प्रभावी लेखन रचना के लिए, यानी अगर कोई भी प्रभावी लेखन है या कोई भी रचना है, पहला और अंतिम अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा निष्कर्ष या कह सकते जो अंत है, सारांश है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम अनुच्छेद विषय का आरंभ करता है और अंतिम निष्कर्ष बताता है, यानी हमारा पहला जो भूमिका थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो भाई किसी भी रचना को करते समय कह सकते हो कि उसका जो अंत करें, उसका जो एंडिंग करें, उसका निष्कर्ष लिखना या सारांश लिखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ बिंदु या पक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि आप पाठक को याद रहे, इन पक्षों या बिंदुओं को आप अंतिम में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कहानी लिखी है, आपने लोगों को बताया भी है, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष में जैसे आप कोई बताना चाहते हैं कि इस बातों को आप ध्यान रखना, तो इस प्रकार की बातों को आप क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भाई इन बातों को हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी, यानी आप दोबारा निष्कर्ष में उसको कह सकते हैं अगर आप अपने पाठक वर्ग को कोई बात बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है, या आप अपना कोई विचार है, अपनी कोई सूचना है, या अपना कोई यानी अपना लेखक कोई अपना विचार है, कोई सुझाव है, कोई राय है, तो वह उसको निष्कर्ष में लिख सकता है। जैसे मान लीजिए मैं लेखक था, मैंने एक रचना लिखी, तो रचना का जब मैं निष्कर्ष लिखूंगा तो मैं उसमें अपने विचार लिख सकता हूँ, अपनी राय लिख सकता हूँ, अपने विचार यानी अपने भी मत यानी अपने भी राय को मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या उस बारे में सोचता हूँ उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा, उसी प्रकार यदि कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसका अपना एक विशेष अंत होगा, उसमें आपको अपनी तरफ से सारांश या निष्कर्ष बताने की आवश्यकता नहीं होगी। कहें कि अगर आप लोग अगर कोई कहानी लिख रहे हो ना, तो अपनी तरफ से आप सारांश नहीं लिखेंगे, निष्कर्ष नहीं लिखेंगे। जहां पर कह सकते हैं कि निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता है वहीं पर निष्कर्ष लिखा जाएगा, हर जगह पर निष्कर्ष नहीं लिखा जाता। लेकिन कह सकते हो कि रचना का अंत करते समय निष्कर्ष या सारांश लिखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें लेखक अपने विचार, सुझाव, राय या कोई निर्णय या लोगों को अगर कोई बात याद दिलाना चाहता है तो इस प्रकार की बातों को क्या करता है, लेखक उसमें लिख सकता है। यदि आप तार्किक या वर्णात्मक लेखन कर रहे हैं तो रचना के अंत में अपने सुझाव या राय दे सकते हैं। नहीं करेंगे आप, रचना के अंत में क्या कर सकता है, लेखक अपने सुझाव दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, जो पाठक के मन में नई संभावनाओं को जगा सके, कह सकते हैं। ठीक है,
जब रचना के अंत करें कि जब आप रचना का निष्कर्ष लिखें, रचना का अंत करें, तो उसमें कोई भी नया शब्द ना जोड़ें। क्या करें? यानी जब आप अपनी रचना लिख रहे हैं और रचना का अंत करने जा रहे हैं, एंडिंग करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं, तो निष्कर्ष में कोई भी नया शब्द, नया वाक्य या नई बातों को हमें नहीं लिखना चाहिए। और निष्कर्ष का अंत करते समय अब मैं अंत करता हूँ, अब मैं अंत करती हूँ, अब या मैं खत्म करने जा रहा हूँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी रचना का अंत करते समय, निष्कर्ष लिखते समय उसमें ऐसा ना लिखें कि अब मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ या मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। इस प्रकार ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है? रचना का अंतिम अनुच्छेद में किसी भी नवीन विषय को शामिल, यानी आप रचना का अगर निष्कर्ष लिख रहे हो ना, अंत कर रहे हो ना, तो उसमें कोई नया टॉपिक, नई विषय या नई बात को हम न लिखें। रचना का अंत वही होना चाहिए जो उस विचार है, यानी रचना का अंत या निष्कर्ष कह सकते हो, वही लिखना चाहिए जो उस विषय पर है, अपनी रचना में प्रस्तुत किया हो। ठीक है? यानी रचना का जो निष्कर्ष है या जो अंत है वह विषय के अनुसार किया जाता है। रचना के अंत में कह सकते हैं, निष्कर्ष में या निष्कर्ष में या सारांश में लेखक अपने विचार, अपने भाव या अपनी तरफ से कुछ बातों को बता सकता है या पाठक को कुछ याद दिलाना चाहता है तो। ठीक है? तो रचना की तैयारी करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में खास तौर से 20 नंबर में पूछा जा सकता है। यानी रचना करते समय हमें किन-किन ध्यान देने योग्य बातें क्या है। एक क्वेश्चन आ भी चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता था, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसको अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? जैसे रचना की तैयारी, ये 2 क्वेश्चन मैंने जरूर बताए और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। ठीक है?